हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी अगली टॉपिक और हमारी टॉपिक है आज की मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया पूरे के पूरे राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीज़ें। उसका हमने 2 पार्ट अपलोड किया। एक में तो जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड राष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद दिए गए हैं उनको अपलोड किया, और पार्ट टू दोस्तों आप जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने जितने आज तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए ना, सब ने क्या इंपॉर्टेंट काम किए, क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ हमने वहाँ कवर करके रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप पार्ट 2 वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा उपराष्ट्रपति का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। अब अगला टॉपिक आज का हमारा है मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद जैसा कि यह संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है, तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के बारे में क्या कहता है, इसके पहले का थोड़ा सा देख लेते हैं। 1-2 अनुच्छेद, जैसे इसके पहले हमने अनुच्छेद पढ़ा था अनुच्छेद 72, ठीक है ना, और उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ थी, जिसमें लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति किसी भी दंड को या अपराध को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और निलंबित कर सकता है। तो ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। और यहाँ पे अनुच्छेद 74 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता, 2 चीज़ें, क्या क्या, सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। ऐसा कहाँ पे लिखा हो दोस्तों, 74 अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है उसको सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारा कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति को कहीं संधि करने जाना है, कहीं हस्ताक्षर करना है, तो वो सारा डिसीजन कौन लेता है, वो सलाह कौन देता है, यही मंत्री परिषद देती है, ठीक है ना। देखिए, ऐसी सलाह को यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। कितने बार दोस्तों, केवल इसको इतना ही पावर है कि एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। किंतु यदि दोबारा वही सलाह फिर से दी जाए तो राष्ट्रपति उस कार्य को करने के लिए बाध्य है। यानी यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति को बाध्यता है, ठीक है, राष्ट्रपति को मानना ही मानना है वह सलाह, ठीक है। और किसका सलाह, तो मंत्री परिषद की सलाह। तो सिंपल सी बात लिखा है अनुच्छेद 74 में, क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। ऐसी सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार, केवल एक बार, सिर्फ एक बार वापस कर सकता है, किंतु दोबारा दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करने के लिए बाध्य होगा। दोस्तों साफ आ रहा है आपको, वीडियो क्लियर आ रहा है नज़र, 1 सेकेंड, अभी क्लियर हो गई होगी एकदम, ठीक है। दोबारा दी गई सलाह के लिए वह बाध्य हो जाएगा। आइए अब इसके बात करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन की, जिसका गठन जो है वो दिया गया अनुच्छेद 75 के बारे में। इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों। जो प्रधानमंत्री शब्द है ना, इसको हमारे संविधान में परिभाषित ही नहीं किया गया है। मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी बात वहाँ पर नहीं कही गई। सिर्फ इतना कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है कौन होता है, लोकसभा का नेता होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति क्या करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपने अभी जल्दी में जब सरकार बनी थी तो देखा था उसमें वीडियो में कि जो टीवी पे दिखाया था, तो उसमें दिखाया गया था कि राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवा रहे हैं, ठीक है। और इसको हम उनकी कैबिनेट मंत्री में कौन शामिल होगा, तो जो लोकसभा का नेता होता है, यानी जो मोदी जी थे, उन्होंने अपने कैबिनेट में कितने लोगों को शामिल करना है इनका उन्होंने लिस्ट बनाया था और राष्ट्रपति को दिया होगा, और राष्ट्रपति उन सारे मंत्रियों की नियुक्ति किए होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। आइए अब बात जान लेते हैं यार, मंत्री बनता कौन है, मंत्री पद की योग्यता क्या होती है, ठीक है। तो पहली जो सबसे मूल बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, किसका सदस्य है दोस्तों, संसद का, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। मतलब हम और आप तो नहीं नियुक्त हो सकते हैं। क्यों, सिंपल सी बात है, ना तो आप संसद में हो ना तो हम संसद में हैं, ठीक है। इसका मतलब हम मंत्री पद पे नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी नियुक्त हो सकते हैं यदि वह सदस्य मंत्री नहीं है। मतलब यदि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, आप मुझे अज्यूम कर लो, जैसे मैं लोकसभा का सदस्य नहीं हूँ, राज्यसभा का सदस्य नहीं हूँ, ठीक है, तो क्या मैं मंत्री पद नहीं ग्रहण कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं, मैं मंत्री पद ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। 6 माह के अंदर मुझे सदस्यता लेनी होगी, ठीक है।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर है तब तो सही है, और अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता ले लेना, और अगर नहीं लूँगा तो मान लीजिए मुझे मंत्री बना दिया गया, ठीक है ना, और मैं सदस्यता न लूँ तो क्या होगा, तो मुझे मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा, मुझे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इसमें याद करने वाली कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखिए, कुछ हॉट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, लोकसभा के। आपके यहाँ ऑप्शन दिया होगा लोकसभा, राज्यसभा, संसद और प्रधानमंत्री, तो हमारा उत्तर क्या होगा, जब सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा, और जब व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कभी कभी आपको राष्ट्रपति भी मिलेगा, तो अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं तो आप राष्ट्रपति भी मार सकते हो, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वो उनके प्रति रहेगा, और सामूहिक रूप से पूरे के पूरे लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये बात करते हैं। एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में ये बताया कि मंत्रिपरिषद के लिए कुछ डिस्प्यूट हुए थे। पहले मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, और उसके बाद दिखाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो था क्या था। देखिए, अभी हमने पीछे कहा कि कोई भी मंत्री, इस पे मत ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी हमने पीछे कहा कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने योग्य तभी हो सकता है जब वो संसद का सदस्य हो। यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। मान लीजिए हमको मोदी जी ने उठा के क्या बना दिया, मंत्री बना दिया, ठीक है, मेरे पास संसद की सदस्यता तो नहीं है, यानी मुझे 6 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी। यदि मैं नहीं लूँगा 6 महीने के अंदर तो मुझे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। सपोज करिए आज 1 जुलाई है, ठीक है, और आज मुझे मंत्री बनाया गया, आज से 6 महीने बाद, ठीक है, यानी जब ये ख़त्म होगा साल, तो हम मान लीजिए कि हमको 6 महीने बाद उतार दिया गया मंत्री पद से, ठीक है। तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद 1-2 महीना मैं साइलेंट रहा, फिर से मुझे 1 मार्च को मंत्री बना दिया गया, ठीक है, फिर से मुझे 6 महीना मिल जाएगा, फिर 6 महीने रुका, 1-2 महीने रुक के फिर से जो है दिसंबर तक फिर से मंत्री बना दिया गया। तो अगर ऐसे कोई प्रधानमंत्री करने लगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, होगा कि नहीं गलत? केवल आप पॉइंट्स पे जाओ, गलत होगा ना। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि कोई व्यक्ति, और ये बात संसद और विधानमंडल दोनों के लिए लागू होती है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं है, एक लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल में सिर्फ 1 बार ही मंत्री बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मंत्री नहीं हो तो 6 महीना बने, उतर गए, 2-3 महीने बाद फिर से आपको बना दिया जाए, फिर बने रहे, फिर उतर गए, फिर 2-3 महीना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पूरे पॉइंट्स का सिर्फ इतना ही मतलब था, ठीक है, यानी दोबारा मंत्री बनने के लिए उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। सिर्फ 1 बार ही मंत्री बन सकता है, दोबारा नहीं। दोबारा कब बन सकता है? सदस्यता ले बन जाए। ऐसा केस हुआ था एस.आर. देसाई वर्सेस पंजाब स्टेट पर, ठीक है, यह केस बहुत फेमस है, तो इसमें ऐसी घटना हुई थी, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में कि कैसे इस मंत्रिपरिषद की जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना से पहले आपको एक पॉइंट मैं बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और ये आप याद रखेंगे कि मैंने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है क्वेश्चन कि 91वां संविधान संशोधन जो था वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 75, तो यहीं पे खंड 1 था और उसी में 2 चीज़ नए जोड़े गए चैप्टर, खंड 1 का और खंड 1 ख, ठीक है, ये 2 नए पॉइंट्स जुड़े। तो खंड 1 का क्या कहता है? जो नया पॉइंट जुड़ा वो ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री सहित जितने मंत्री हैं, मंत्री में ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को छोड़ दे, प्रधानमंत्री भी मंत्रियों में शामिल होता है, ये आप ध्यान देंगे। तो अब देखिए एसएससी लेवल की तो नहीं बात करता हूँ और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का भी नहीं बात करता हूँ, लेकिन जब आप इससे ऊपर के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पे और चीज़ों से क्या अलग होता है, वहाँ भी यही संविधान पढ़ना है। लेकिन हम डीप स्टडी बोलते हैं ना कि बहुत डीप स्टडी करते हैं जो IAS PCS तैयारी कर रहे हैं। तो डीप स्टडी माने क्या? डीप स्टडी माने यह कि हम एकदम छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे मंत्री की, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने बात किया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री जितने होंगे, कुल मंत्रियों की बात हो रही है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री सहित जितने मंत्री होंगे उनकी कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या से, और लोकसभा में इस समय जो संख्या है वो कितनी है? 545 है। कितनी है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में? 545, ठीक है ना। तो लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। एक लिमिटेशन बनाया गया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। यार अगर ऐसा नहीं होगा ना तो मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी छोड़िए, मैं किसी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री के बारे में नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ कि कोई प्रधानमंत्री क्या करेगा कि जितने उसके सदस्य होंगे ना सबको कोई ना कोई मंत्री बना देगा। ठीक है, 545 सदस्य सबको मंत्री बनाती है एक तरफ से, तो ऐसे में दिक्कत होगा कि नहीं। तो मंत्री कितने होंगे इसके लिए एक नियम होना चाहिए कि नहीं। अरे यार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 545 जितना भी मानो 200-300 मंत्री बन सकते हैं इसमें। भाई अगर प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की लगभग जनसंख्या इस समय हो गई, इतने बड़े देश को चलाने के लिए अगर 300-400 मंत्री बनाए ही जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इतने मंत्री बन जाएंगे तो क्या इसके पीछे कुछ ना कुछ कानून नहीं होना चाहिए। तो कानून है, वही कानून क्या है कि 15% से अधिक, किसका 15%, लोकसभा के सीट का। और लोकसभा की सीट कितनी है, 545, यानी इससे ज़्यादा भैया मंत्री नहीं बन सकते। कुल मंत्री को मिला, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को छोड़ देंगे, वो भी मंत्रियों में शामिल है। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या रखी गई, 15%। तो उत्तर क्या निकल के आया, 81। कैसे आया, 545 का 15% क्या आ गया उत्तर आपका, 81.75। तो 75 मतलब 2/3 आदमी तो होगा नहीं, तो हमने एक कम कर लिया, ठीक ना। 82 नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, 81 आदमी मानेंगे, ठीक है ना। यानी क्या अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं केंद्र में, 81। परसेंटेज में बोलेंगे तो 15%, ठीक है ना। खंड 1 क्या कहता है, खंड 1 कहता है कि संसद के किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का, चाहे आप लोकसभा कर लीजिए चाहे राज्यसभा, यानी चाहे उच्च सदन चाहे निम्न सदन, किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, ठीक है, मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार में कोई मंत्री है, ठीक है, और उसने अपना दल बदल लिया, तो अगर दल बदल दिया तो सांसद की जो सदस्यता थी वो उससे वो अयोग्य घोषित, यानी वो बीजेपी का अब नहीं रह जाएगा। तो बीजेपी का नहीं रह जाएगा तो अगर मंत्री पद पर है तो मंत्री भी नहीं रह जाएगा। भाई गया पार्टी छोड़ के तो कहानी ख़त्म। तो इसमें बहुत याद करने वाली बात नहीं है। एक दो चीज़ें और ध्यान लीजिए कि अगर कोई मंत्री है, मैंने बता दिया कि निरंतर 6 महीने तक अगर कोई मंत्री अब्सेंट हो जाएगा तो ये बताओ जब मंत्री काहे बने, काहे मंत्री बने, तुम काम नहीं करना है तो काहे, तुरंत त्यागपत्र दो, यानी त्यागपत्र मत मांगो, उसका पद तुरंत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 6 महीने एब्सेंट रहोगे, अगर मंत्री बनने के बावजूद 6 महीना संसद में नहीं गए, उसकी कार्रवाई में भाग नहीं लिए, तो मंत्री पद ऐसे में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। और निरंतर बोल रहा है, ठीक है, बीच में 1-2 दिन भी चले गए तो ठीक है। तो इसी का सब लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद है दोस्तों, अब इसकी संरचना को देखते हैं कि इसकी संरचना आपको, अब देखिए वो मैंने पहले क्यों बताया 91वां संविधान संशोधन की बताया, क्योंकि ये मुझे बताना था कि कुल कितने हो सकते हैं, अधिकतम 81, परसेंटेज में कितने हो सकते हैं, 15% से अधिक नहीं हो सकते, ये मुझे डिसाइड करना था, ठीक है। अब हम अगर ये उठा के चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैक्सिमम कितना बन सकता है। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होता है। आज भी बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा इसके पहले कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो बहुत छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री, अभी बता रहा हूँ कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री सहित, यानी कैबिनेट मंत्री में शामिल होता है प्रधानमंत्री, इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। और मंत्रिपरिषद इन 4-5 को मिलाकर के बनता है मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो आप बताइए कि बड़ा कौन सा होगा, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद का हिस्सा कौन होता है, मंत्रिमंडल होता है, ठीक। क्विक डिसीजन कहाँ से होंगे, तुरंत डिसीजन अगर लेना हो तो वो कहाँ से होंगे, तो मंत्रिमंडल से, क्योंकि यहाँ कम लोग हैं तो डिसीजन लेने में जल्दी होगी और यहाँ डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। तो ये सब छोटे मोटे अंतर हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राज्य मंत्री हो गया, ठीक है ना, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री हो गया, उप मंत्री के बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सुना होगा। देखिए इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, मैं छोटा सा माइन्यूट अंतर है मैं आपको बताऊंगा। और संसदीय सचिव, तो इनको अभी आप अलग करके रखिएगा, संसदीय सचिव को, ठीक है, संसदीय सचिव को और यहाँ इनको, ठीक है। तो अगर हम ऊपर को तीनों मिला लेंगे, ठीक है, ऊपर का अगर हम तीनों मिला लें तो इसमें इन दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। इन दोनों को हटा के अगर आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री शामिल होते हैं, कितने स्तर का मंत्री, तो क्या उत्तर होगा आपका, 3 मंत्री, क्योंकि ये वाला और ये वाला यही 3 मंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है ये दोनों से मैचिंग करता है। और संसदीय सचिव के बारे में भी कहानी बता रहा हूँ कि क्या कहानी है। तो कुल इसके पार्ट देखेंगे तो 5 पार्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो वो आप क्या मारेंगे, टिक करेंगे, तो वहाँ 3 ही टिक करेंगे, ठीक है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वीडियो में प्रॉब्लम है, ये
क्लियरिटी आ जाए थोड़ी सी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री सहित जो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, तो इसमें है कि इसके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व अन्य मंत्रालय, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं ना, वो शामिल होते हैं कहाँ पर, इस कैबिनेट मंत्री में। ठीक है ना, वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री में। ठीक है, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए मात्र कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, इनके लिए जो बड़े बड़े मीटिंग होते हैं ना, उनके लिए केवल कैबिनेट स्तर की मीटिंग की बैठक बुलाई जाती है। ठीक है ना, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं केवल वही हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे मंत्रालय या विभाग जिनके मंत्री होते हैं वो फ्री चार्ज, उनको विभागों को उनको सौंप दिया जाता है कि इसको आप क्या करिए, डील करिए, इसको आप संभालिए। ये क्या होते हैं कि कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। जैसे गृह मंत्री है या रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्रालय के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंत्रालय होंगे, तो उसके लिए उनको हैंडल करने के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, ताकि कैबिनेट मंत्री के ऊपर जो लोड है वो क्या हो, कम पड़े। ठीक है, इनका एक स्पेशल वर्क होता है, एक स्पेशल टास्क होता है, और इसीलिए इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है। ये और अलग से कभी कभी इनका इस्तेमाल तब किया जाता है, ये कोई योजना लॉन्च हुई, ठीक है ना, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो एक बड़ी स्कीम लॉन्च हुई, उस स्कीम को हैंडल करने के लिए भी कभी अलग से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिए जाते हैं, इसलिए इसको अलग से भी नाम दिया जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, और उप मंत्री क्या होते हैं, तो उप मंत्री, देखिए उप मंत्री के पास कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ये क्या होते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, इन दोनों की मदद करेंगे, इन दोनों की हेल्प करेंगे, किस काम में, उनके प्रशासनिक काम में, उनके राजनीतिक काम में, उनके संसदीय काम में सहायता देने का काम कौन करेंगे, ये करेंगे, यानी उप मंत्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर और है। एक, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको इस संसदीय सचिव के बारे में बताने के लिए, संसदीय सचिव क्या होते हैं तो उसके बारे में भी जान लीजिए। संसदीय सचिव, आप बहुत सारे लोग तो इसका नाम ही नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। संसदीय सचिव क्या होते हैं, यह मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी होती है। इनके पास कोई भी विभाग नहीं होता। जब कोई विभाग नहीं होता तो इनको मंत्री क्यों बताया गया, इसलिए कि जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं ना, उनके साथ उनके संसदीय कार्य में सहायता देने के लिए ये संसदीय सचिव बनाए जाते हैं। किसके लिए बाबू, वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता देने के लिए। और किस काम की सहायता देने के लिए, तो संसदीय कार्य की सहायता देने के लिए। ठीक है ना, 1967 की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी की सरकार में के प्रथम विस्तार को अगर छोड़ दिया जाए तो आज तक कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया। मतलब इस पद को एकदम से समझ लीजिए समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दिया जाएगा। कभी कभी आपको समय समय पर देखने को मिलेगा कि मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता रहा है। ठीक है ना, जैसे अगर हम सरकार की बात करें, पंडित नेहरू की सरकार में सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री थे और उनको शामिल किया गया था कहाँ पे, मंत्री परिषद में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मंत्रिपरिषद में शामिल थे। इसी तरह इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई शामिल हुए थे। इसी तरह मोरारजी देसाई के शासनकाल में चौधरी चरण सिंह शामिल हुए थे, और चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में जगजीवन राम शामिल हुए थे। बीपी सिंह के शासनकाल में देवीलाल शामिल हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में लाल कृष्ण आडवाणी, और ये आखिरी उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद से उप प्रधानमंत्री के पद पर अभी कोई नियुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, आइए इसके अलावा बात कर लेते हैं किचन कैबिनेट के ऊपर कि ये क्या है, कुछ नया है। ठीक है, किचन कैबिनेट आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेवल ऊपर है, ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ नहीं इसमें। देखिए जो कैबिनेट मंत्री होता है ना, वो तो कैबिनेट स्तर की मीटिंग में भाग ले लेता है, लेकिन जो किचन कैबिनेट बनता है ना, इसमें कैबिनेट मंत्री और इसके साथ साथ आपके पीएम आ जाएंगे, प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ पीएम आ जाएंगे। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये मंत्रिमंडल बन गया। यही होता है ना मंत्रिमंडल, तो हमारा बन गया मंत्रिमंडल। इस मंत्रिमंडल में बाहरी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। बाहरी लोगों कौन, जो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के ज्ञाता हों। ठीक है ना, और इसके अलावा उनके पीएम के परिवार के हित मित्र परिवार के सदस्य ये भी शामिल हो सकते हैं किचन कैबिनेट में। तो ये धारणा बिल्कुल नई है, और डिसीजन मेकिंग के लिए कभी कभी किचन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। जब कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, कोई क्विक डिसीजन लेना पड़ता है और ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो किचन कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। किचन कैबिनेट में कौन शामिल होगा, इसका डिसीजन कौन करता है, सिर्फ पीएम करता है। नॉर्मली तो ये लोग होते हैं, लेकिन कौन शामिल होगा इसका डिसीजन कौन लेता है, पीएम करता है खुद ही। अगर हम मंत्रिमंडलीय समितियों की बात कर लें, ठीक है, इन समितियों की बात कर लें, तो पहली बात तो मंत्रिमंडल समितियाँ जो होती है वो संविधानेतर होती हैं। देखिए इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मंत्रिमंडल के बारे में, इसलिए मंत्रिमंडल से स्पेशली जुड़े हुए कुछ समितियों को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनको संविधानेतर कहा जाता है। संविधानेतर माने क्या होता है कि इनका उल्लेख संविधान में नहीं है।
संविधान धन उत्तर यानी बाद में इनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया। तो ये होंगे संविधानेतर, ठीक है। और ये दो होती हैं, दो प्रकार की होती है, अस्थाई होती हैं और अस्थाई। अस्थाई को तदर्थ के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या होता है कि पहले तदर्थ थोड़ा समझिए। समय समय पर किसी विशेष मामले पर किसको गठित किया जाता है? तदर्थ समिति को गठित किया जाता है, और कार्य पूरा होने पर यह समिति फिर से समाप्त हो जाती थी। इसीलिए इसको कहा गया टेम्परेरी है, अस्थाई है। जैसे कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान तदर्थ समिति का गठन हुआ था, और युद्ध के समाप्त होने के बाद जब रिपोर्ट आ गई, सारा कुछ ओके हो गया, तो फिर इस समिति को समाप्त कर दिया गया। अस्थाई समिति ये तो समाप्त होगी नहीं, क्योंकि इसका नाम ही अस्थाई है। तो प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग व स्थिति के अनुसार, मतलब उनको जब भी लगे कि इस समय आपको बनानी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, तो अस्थाई समिति का निर्माण करते हैं। इसमें 3 से 8 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये आप ध्यान देंगे दोस्तों कि अस्थाई समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो अक्सर प्रायः कौन होते हैं? गृह मंत्री या वित्त मंत्री, लेकिन नेतृत्व किसका होता है? वो प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आपको बता दूं मैं। इसके लिए 4 महत्वपूर्ण अस्थाई समितियां जो फेमस हैं उनके बारे में जान लीजिए। जैसे राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करते हैं। आर्थिक मामलों से संबंधित समिति, इसका भी पीएम करते हैं। और नियुक्ति संबंधित जो मामले होते हैं उनका भी पीएम करते हैं। इन 3 का जो हेड है वो कौन है? पीएम है। और संसदीय मामलों की जो नियुक्ति करते हैं वो गृह मंत्री करते हैं। तो मैंने बताया कि ऊपर शेष तीनों को छोड़ करके प्रधानमंत्री करते हैं, संसदीय वाले का कौन करेगा? गृह मंत्री करेंगे, यानी हेड होंगे। और यहाँ पे जो पहला वाला होता है ना राजनीतिक मामलों का, ये राजनीतिक मामलों का हेड समिति जो होती है, संबंधित समिति, इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं? ऑप्शन है किचन कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, राजनीतिक मामलों संबंधित मंत्री, आर्थिक, संसदीय नियुक्ति, कुछ भी दे दिया तो आपका उत्तर क्या होगा? राजनीतिक मामलों से संबंधित, ये सुपर कैबिनेट हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा एक अनुच्छेद और आपको पढ़ना, अनुच्छेद 78। इसमें प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य बताया गया है। और किस तरीके से बताया गया? देखिए, राष्ट्रपति को जो संघ होता है वो प्रशासन और कार्यकलाप की जानकारी उसके मांगने पर उसे देगा, और अगर वो नहीं मांगता है तो भी उसको देगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांग रहा है संघ से संबंधित, उसके प्रशासन से, उसके कार्यकलाप से संबंधित जानकारी मांग रहा है, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, किसका? प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को वह सूचना उपलब्ध कराएं। और अगर राष्ट्रपति नहीं भी मांगता है तो भी प्रत्येक सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? कर्तव्य किसका है? प्रधानमंत्री का है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आगे लिखा है, इस बारे में जानकारी देता है। यदि किसी मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है, ठीक है, मान लीजिए कोई मंत्री है, उन्होंने किसी विषय पर निर्णय ले लिया, भाई मंत्रालय उसका तो निर्णय ले सकता है, लेकिन जिस मंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए विचार पर नहीं रखा गया, मतलब उस डिसीजन को, उस निर्देश को अभी मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए नहीं रखा गया, तो परिषद, देखिए काउंसिल में सब आ जाते हैं। काउंसिल, परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं ठीक ना, काउंसिल बोलते हैं हम, परिषद, ठीक ना। तो परिषद में सब आ जाएंगे, यानी मंत्रिमंडल भी आ जाएगा, कैबिनेट, प्रधानमंत्री, आपके उप मंत्री और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सभी आ जाएंगे। तो यदि उनके सामने विचार के लिए नहीं रखा गया तो राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रधानमंत्री उसे विचार के लिए भी रखवाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ टॉपिक्स था। इसके बाद हमने थोड़ा सा हार्ड टॉपिक रखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में अलग से आए हुए हैं, तो इनको मैंने कलेक्ट कर लिया है। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात यानी आज़ादी के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो 1963 में लाया गया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में लाया गया, ये आप ध्यान देंगे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे। पहले वाले में मंत्रिपरिषद में कुल प्रधानमंत्री लेकर कितने थे? 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एक मात्र महिला मंत्री कौन थी? तो उनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। ये अकेली थी और ये स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक ना। आज़ादी के बाद जो मंत्रिपरिषद बनी थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री थी। अगर हम पहले रक्षा मंत्री की बात कर लें तो बलदेव सिंह, वित्त मंत्री जान मथाई, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, श्रम मंत्री की बात करेंगे तो जगजीवन राम, योजना मंत्री गुलजारी नंदा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, और कानून मंत्री आपके भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो ये थे। अगर संघीय मंत्रिपरिषद से पहली बार त्यागपत्र किसने दिया, यह क्वेश्चन आता है, तो ये दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। पहले ही आज़ादी के बाद जो मंत्रिपरिषद बनी थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, और इन्होंने क्या दिया था? पहली बार त्यागपत्र दिया था। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हमेशा कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? विरुद्ध अगर बोलेगा तो अविश्वास प्रस्ताव, और मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव लेकर आता है? तो विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो विरुद्ध है तो अविश्वास। और कितने लोग
प्रस्ताव के लिए कितना होगा, कम से कम लोकसभा की संख्या का जितनी भी संख्या हो, कम से कम 50 लोग अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे किसके विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें एक बेल आइकन बना होगा, ठीक है ना, उसको ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि उससे आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।